यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गई, वह तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था। मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। न भूलता हूं, न भूल सकता हूं। इससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गई, उनका निशान तक बाकी नहीं। वह सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई और वह मेरे विवाह की तिथि है। चाहता हूं उसे भूल जाऊं, मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो, वह कैसे भूल जाए। नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूं, यह उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूं कि मुझ में रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहनी शक्ति से निर्लिप्त हूं और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूं। क्या मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं सैर करने निकलूं तो हृदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हो। विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं। मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूं जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा। लेकिन मेरे भाग्य में वह खुशियां, वह रंगरेलियां नहीं है, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूं। एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है, दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर। शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यूं कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की है। सूर्य निकला और बालकों को गोद में लिए होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ हैं। किसी खोचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगनभेदी विलाप आरंभ किया और आपके प्राण सूखे। ऐसे बापों को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे दो पैसे की मूंगफली या रेवड़ियां लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए। कितना निराशाजनक होता है वह दृश्य जब देखता हूं कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों किसी विद्वता के साथ उनकी क्षण भंगुरता का राग अलाप रहे हैं। चित्र का पहला रूप तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न है, दूसरा रुख एक भयंकर सत्य है। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है। जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विषैला। इस जाल में पंछियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूं और फिर भी जाल पर जा बैठता हूं। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने
अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया कि मुझे बुला लो। पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहाँ चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था। फिर मैंने झंझट है कहकर उन्हें तसल्ली देनी शुरू की। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया कि कहीं वह मेरे साथ न चल खड़ी हो, और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विषय में था। कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रथ जगह करना पड़ जाता है, सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती है। इस पर तुर्रा यह कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। न जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे खड़ी पड़ी रहती है। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बाजार में निकल जाता हूँ तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं वह जा रहा है अखबार वाला। मानो संसार में जितनी दैविक, आधी दैविक, भौतिक, आधी भौतिक बाधाएं हैं, उसका उत्तरदायी मैं हूं। मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है। सारा दिन अफसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है। कांस्टेबलों को देखो और प्राण पीड़ा होने लगी। मेरी तो यह हालत है, हुक्काम है कि मेरी सूरत से कांपते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा क्या काम करता है। मैंने गर्व के साथ कहा पत्र का संपादक हूं। साहब तुरंत अंदर घुसे और कपाट मुद्रित कर लिए। फिर मैंने मेम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झांकते देखा, मानो कोई भयंकर जंतु हूं। एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, साथ और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचेत है। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं रमणियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हालांकि मैं वह चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहाँ आने का नाम न लेंगे, मगर यह मेरा भ्रम था। उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड्डे हैं, हर एक खाने पीने की चीज में विष की शंका। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक भाजी में विष, हवा में विष, पानी में विष। ये मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है, जिसे आज देखो वह कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, हृदय की गति बंद हो गई। घर से सैर करने को निकले, मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली। अगर कोई शाम को सांगोपांग घर आ जाए तो उसे भाग्यवान समझो।
मच्छर की आवाज कान में आई, दिल बैठा, मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखिए यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए। बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूँ, दिन भर मक्खियों से। नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊं। सांस भी मुश्किल से लेता हूँ, कहीं क्षय के कीटाणु फेफड़े में न पहुंच जाए। देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी। अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना। मैं एक न सुनूंगा, सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे।